हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पर्यावरण की परिभाषा से कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण की परिभाषा की बात करें अगर, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो सब सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये जैविक एवं अजैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। जो भी हमारे चारों ओर है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो जैविक संगठक है या अजैविक संगठक है, और ये आपस में अंतरक्रिया करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, तो एक प्रश्न ये भी आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो पर्यावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की परिभाषा। अब एक इस डायग्राम के मदद से हम लोग देखेंगे, ये जो चित्र यहाँ दिया हुआ है पर्यावरण एवं उसकी संरचना का। तो अगर हम बात करें पर्यावरण की और पर्यावरण के कारकों की, ये पर्यावरण है सेंटर में, उसके कारक क्या क्या है? एक तो है संसाधन के रूप में और दूसरा नियंत्रक के रूप में कारक करता है पर्यावरण। दूसरा, अगर हम पर्यावरण के स्तर की बात करें, लघु स्तर पे बात करेंगे पर्यावरण की, तो वो जीवाणु का पर्यावरण होगा, और अगर वृहद स्तर पे बात करेंगे तो वो वृक्ष का पर्यावरण होगा। ठीक है। अब पर्यावरण में अगर विभिन्नताओं की बात करें तो विभिन्नताएं क्या होंगी, उनके कारण क्या होंगे? एक तो होगा जलवायु में परिवर्तन, दूसरा मृदा के प्रकार, मृदा मतलब जो हमें डिफरेंट टाइप की मिट्टियां मिलती हैं अलग अलग स्थानों पे, तो मृदा प्रकार, और तीसरा स्थलाकृति में अंतर, कहीं पे पठार होता है, कहीं पे मैदान होता है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो वो भी पर्यावरण की विभिन्नताओं का ही कारण होता है। अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पर्यावरण में वो है संगठक। तो संगठक की बात करें तो उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है: भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा। तो भौतिक संगठक क्या क्या होते हैं पर्यावरण के? स्थल, वायु एवं जल। स्थल, वायु एवं जल। और जैविक संगठकों की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या आएगा? पादप यानी पेड़ पौधे, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु, विषाणु वगैरह। और तीसरा संगठक क्या है पर्यावरण का? ऊर्जा। ऊर्जा में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, तो ये भी पर्यावरण का ही के संगठक है। पहले तीन भागों में उनको बांटा गया और फिर उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा हमने यहाँ पर बृहद रूप से की है। मेरे हिसाब से आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि पर्यावरण एवं उसकी अंतःक्रियाएं। अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो पर्यावरण एवं उसकी अंतःक्रियाएं, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है बीच में जो आ रहा है, ये वेन डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया है, वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। तो पर्यावरण जो है वो मिलकर बना हुआ है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर, वायुमंडल, जीव मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल और जल मंडल। जीव मंडल में क्या क्या आएगा? पेड़ पौधे एवं जंतु, पेड़ पौधे एवं जंतु। ठीक है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में क्या आएगा? ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल और समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल। और स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल में क्या विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां आएंगी, पर्वत हो गया, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, तो ये सब लिथोस्फेयर में आएंगे।
ठीक है। अब जल मंडल की बात करें अगर हम, तो जल मंडल में क्या क्या हो जाएगा? हिमनद हो गए, हिमनद मतलब ग्लेशियर, झीलें हो गई, नदी हो गए, सागर हो गए, महासागर हो गए, तो ये सब हमारा जल मंडल हो जाएगा। तो इन सभी अवयवों के मिलने से ही पर्यावरण की उत्पत्ति होती है। इन सबको सम्मिलित रूप से ही हम पर्यावरण कहते हैं। आगे देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ठीक है, यानी कि अब पर्यावरण के संगठकों की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के मुख्यतः 3 संगठक हैं। जैसे अभी हमने डायग्राम से पढ़ा भी, उसके 3 संगठक हैं। कौन कौन से संगठक हैं? भौतिक या अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक। ये प्रश्न आता है कभी कभी कि पर्यावरण के संगठक कौन कौन से हैं? तो जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। भौतिक या अजैविक संगठक कौन कौन से हैं? स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। जैविक संगठक के उदाहरण क्या क्या है? पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये सारे जैविक है, मीन्स जिनमें जीव होता है। ठीक है, पौधों में, जंतुओं में, सूक्ष्म जीव, तो ये सारे जैविक संगठक हैं। और सांस्कृतिक मीन्स सांस्कृतिक संगठक क्या है पर्यावरण का? मानव निर्मित गतिविधियां। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। ये सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है, जो हमने अभी डायग्राम की हेल्प से देखा था। इसके साथ ही क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमें समझ में आ गया कि पर्यावरण के मुख्यतः जो संगठक होते हैं वो 3 होते हैं, जैविक, अजैविक एवं सांस्कृतिक। अजैविक वो हो गए जिनमें जीव नहीं होता है, अर्थात स्थल, वायु, जल, आकृतियां, ये सारी हमारे अजैविक संगठक है। जैविक मतलब जिनमें जीव होता है, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु, विषाणु इत्यादि। और सांस्कृतिक मीन्स मानव निर्मित गतिविधियां, जो भी मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, तो वो तीनों ही हमारे पर्यावरण के मुख्य संगठक होते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। आगे देखते हैं। इस डायग्राम को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था, जो यहाँ लिखा हुआ था उसी को इस डायग्राम की हेल्प से शो किया गया है। अब हमने जो भी मुख्य बिंदु पढ़े हैं उनको हम प्रश्नों के माध्यम से एक बार देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो मैंने बताया कि भूमि हो, जल हो, वायु हो, पौधे हो, पशु हो, ये सभी पर्यावरण के अवयव हैं। भूमि, जल, वायु ये सारे अजैविक हैं, पौधे एवं पशु जो है वो जैविक हैं, है ना। तो ये पॉइंट सही है। बी क्या कह रहा है? उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, मतलब ये कि मानव निर्मित गतिविधियां भी सांस्कृतिक पर्यावरण में आ जाती है, अर्थात ये बी भी सही है, पर्यावरण का अभिप्राय है ये भी। सी पॉइंट क्या कह रहा है? भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि बताया कि जो मुख्य संगठक होते हैं पर्यावरण के वो भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक होते हैं। तो ये भी ए, बी, सी तीनों ही सही है, अर्थात इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई पर्यावरण की। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं।
ठीक है। ये संपूर्ण प्रक्रिया एवं तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, तो उनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? जैविक घटक, अजैविक घटक एवं सांस्कृतिक संगठकों के साथ। तो अब इसमें सांस्कृतिक तो एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या लिखा है? जीवीय घटकों द्वारा, जीवी मतलब जैविक घटकों की बात कर रहे हैं ये। अजैविक घटकों द्वारा मतलब भौतिक संगठकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक संगठकों का ही दूसरा नाम होता है अजैविक संगठक। और सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? भू आकृतिक घटकों द्वारा। भू आकृतिक मीन्स जो हमने बताया, स्थल हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, तो ये सारे घटक जो है ये भी पर्यावरण के ही अवयव होते हैं, अर्थात इसके भी सारे पार्ट करेक्ट है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो जो कुछ भी आवरण हमारे चारों ओर है, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, वो सब ही पर्यावरण का भाग है। ठीक है। और उनको 3 भागों में बांटा गया है, अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक। ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक बार एक्सप्लेनेशन भी जल्दी से देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं, अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? इसमें क्या इन्होंने ऑप्शन दिए हैं? परिचालन पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण। तो हमने बताया कि संगठक क्या क्या होते हैं। एक होता है हमारा जैविकी पर्यावरण, एक होता है अजैविकी और भौतिक। ठीक है। और तीसरा हमने बताया था कि सांस्कृतिक पर्यावरण, बट परिचालन उसमें नहीं होता है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्लियर है? इसके एक्सप्लेनेशन में वही बात बताई गई है जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है धारणीय विकास या सतत विकास, या इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल बहुत बातें होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, धारणीय विकास का डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्ट नोट्स में देखेंगे और उसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। बेसिकली जो धारणीय विकास की बात की जाती है वो हम इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो हम अपने समय में ही जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास प्राकृतिक हमारे पर्यावरण में उपस्थित हैं, जो भी सोर्स हैं, उनको हम खुद ही खर्च कर लें, सारा खत्म कर दें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जो अगली पीढ़ी है और उसको उसमें से कुछ भी ना मिल पाए। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की बात करते हैं तो हम उसमें अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण एवं उचित प्रबंधन करना है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो भी हमें उपलब्ध हैं उनका हम न्याय संगत उपयोग करें, उसका ठीक तरह से उपयोग करें, उसको संरक्षित करें, उसको संभाल कर रखें और उसका प्रबंधन भी अच्छे तरीके से करें। ठीक है। ध्यातव्य है कि इन शब्दों की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट में
अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो WCED की रिपोर्ट थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, और ये आई कब थी, 1987 1987 में। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसको रियो घोषणा भी कहते हैं, वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। ठीक है, जो भी ये ईयर्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्राटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदर्भित की जा सके। अर्थात जो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी WCED की 1987 में, उसके अनुसार उन्होंने ये कहा था कि हम अपने लिए जो भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम अपने लिए तो प्रयोग करें ही करें, साथ में जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको भी हम ध्यान में रखें। तो उसको कहते हैं सतत विकास। ठीक है, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता होंगे कि जो गवर्नमेंट ने दिए वो 17 गोल्स हैं। ठीक है, उनमें से जो मुख्य है वो है जैविक विविधता का संरक्षण। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको संरक्षित किया जाए, प्रदूषण का निरोध किया जाए या उस पर नियंत्रण किया जाए, जहां पे पॉसिबल हो, जहां पे हो सकता है तो उसको खत्म किया जाए प्रदूषण को, और नहीं तो एटलीस्ट उसको कंट्रोल किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, और गरीबी को घटाया जाए। ये सभी आवश्यक घटक है सतत विकास के। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। ठीक है, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा, इनके बीच में संतुलन होना ही हमारा सतत विकास है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा तो उन्होंने बोला कि बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बात की, प्रदूषण के निरोध की बात की और निर्धनता घटाने की भी बात की, अर्थात आर्थिक विकास की भी बात हो रही है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को ही एक साथ रख के इनका संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास हो सकता है। ठीक है, टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। ठीक है, अब हम टिकाऊ विकास की जो आवश्यक सूचनाएं हैं उसके बारे में इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझ लेंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक सूचनाएं क्या क्या हैं? पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं पहले देखते हैं, वो क्या क्या है? जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है। ये सारी सूचनाएं बहुत आवश्यक है सतत विकास के लिए या टिकाऊ विकास के लिए। ठीक है, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं आवश्यक है? जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता क्या है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो कि गैर अनिवार्य हैं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय क्या है, तकनीकी स्तर क्या है, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जिनकी मदद से ही हम अपने टिकाऊ विकास की गणना कर सकते हैं।
जिसको आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये उतने। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब ये सूचनाएं हमें चाहिए अपने सतत विकास के लिए, ये सूचनाएं हमें मिलेंगी कैसे? तो उसके लिए सुदूर संवेदन तकनीक का मतलब क्या हुआ? जो सैटेलाइट की हेल्प से हमें डेटा मिलता है, सैटेलाइट की तरफ की हेल्प से जो भी हमें गणनाएं मिलती हैं और उनको हम फिर इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझते हैं, उससे जो भी डेटा हम निकालते हैं। फिर सांख्यिकी विधि का मतलब क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो कैलकुलेशन करते हैं, या जनगणना हो गया, जिस तरीके से हम सेंसस करते हैं उसकी हेल्प से जो भी हमें सांख्यिकी प्राप्त होती है वो मदद करती है, वो सूचनाएं जुटाती है हमें समझने के लिए। भौगोलिक सूचना तंत्र जो होती है, मतलब भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं या उनमें क्या चेंज आ रहा है, ये भी एक्सप्लेन करता है, ये भी हमें सूचनाएं प्रदान करता है सतत विकास का। और पर्यावरण सूचना तंत्र, पर्यावरण में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जैसे अभी हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, है ना, किस तरीके से एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं जो कि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है। ठीक है, अब इस पे आधारित, सतत विकास पे आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, इसमें से एक जो है कथन है ए और कारण है आर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूट जो है वो सत्य है, सही है। कथन क्या है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है ये कथन। अब इसका कारण क्या बोल रहे हैं? वो कारण बोल रहे हैं कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं भी पूरी करे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सतत विकास का मतलब ये है कि हम अपनी तो जरूरतें पूरी करें ही, साथ के साथ ही हम जो हमारी अगली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उसकी जरूरतों को प्रभावित ना करें। अर्थात कथन भी सत्य है और उसका कारण भी सत्य है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सप्लेन किया गया है अवर कॉमन फ्यूचर में जो दिया गया था। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? अभी मैंने आपको बताया, आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में WCED के द्वारा ये प्रतिवेदन लाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही सम्मेलन। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो रियो पृथ्वी सम्मेलन ऊपर हम लोगों ने देखा 1992 में हुआ था। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, वही अवर कॉमन फ्यूचर, वो कब आया? 1987 में आया था, जून के महीने में आया था ये। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 सितंबर में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987। ठीक है, और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? 1972 में। ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में जून के माह में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ वो 1987 16 सितंबर। ठीक है, और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1972 में। तो इसको अगर हम कालानुक्रम में लगाएंगे तो पहले आ जाएगा 1972 द लिमिट टू ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन, फिर ब्रंटलैंड जून 1987, फिर सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और सबसे एंड लास्ट में हुआ हमारा रियो पृथ्वी सम्मेलन जो कि हुआ 1992 में। अर्थात हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है एवरीवन? आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक या सामाजिक? तो हमें पता है कि ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए संवेदनशीलता के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। धारणी विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। क्लियर हो गया होगा सभी को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणी विकास का सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो हमने बताया कि आपको संतुलन बनाना होता है पर्यावरण में और आर्थिक विकास में। और पर्यावरण में क्या क्या आ जाएगा? प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, जैविक विविधता का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, डिस्कस कर चुके थे हम। इसके आगे है प्रकृति में कार्बन एवं जल चक्र। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे।